मैं अपने क्या कुछ और नाम भी हम देख सकते हैं नेहरा साहब? ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य व्यवस्था में, क्योंकि बार बार ये पता लगाने के बावजूद लिस्ट जो है नहीं मिल पाई थी। सिर्फ एक ही नाम बाहर निकल पाया था और वो था नायब सैनी का। उसके अलावा जो नाम है उन पर चर्चा क्या वहां पर भी हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा रहस्य तो बना के रखना पड़ता ही है। राजनीति में थोड़ा सा पर्दा तो रखना पड़ता ही है, नहीं तो फिर चर्चा कैसे होंगी। अगर आपने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया तो उस पे आप चर्चा करेंगे कैसे? तो ये एक तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज का कि आप अफवाहें भी फैलवाने दें, आप समर्थन में भी विरोध में भी, ताकि चर्चा में बने रहें। और ये काम बखूबी यहाँ पर होता हुआ नजर भी आ रहा है। दिलीप मंडल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपने देखा अब तक जो 3 नाम शपथ ले चुके हैं वो तीनों या तो ओबीसी या दलित या पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले हैं। यही कॉम्बिनेशन है जिस पर काम करती हुई इस वक्त प्रेजेंट सरकार बीजेपी की नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी भी तो ओबीसी को लेकर बहुत हमलावर हैं। जी, यही असल में मुश्किल है कि बीजेपी जो काम कर रही है, कांग्रेस उसके नारे लगा रही है। कांग्रेस को जब मौका मिला था तो देखिए, आप अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप मनमोहन सिंह की आखिरी कैबिनेट देखें 2014 में, पूरी कैबिनेट में सिर्फ एक ओबीसी मंत्री था, वीरप्पा मोइली। तो हिस्सेदारी की बात जब राहुल गांधी करते हैं तो उसके पीछे उनकी पार्टी का कन्विक्शन नहीं दिखता है। जब वो पावर में होते हैं तब वो हिस्सेदारी देने में कहीं ना कहीं हिचक जाते हैं। तो ये जो वीकनेस है कांग्रेस की, ये उनको असल में भारी पड़ रही है। जब वो ऑपोजिशन में है तब वो हिस्सेदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जब 2011 में उनके पास मौका था जनगणना में, तब उन्होंने जाति को इंक्लूड नहीं किया। तो हरियाणा में दरअसल जो हो रहा है राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में देखना चाहिए। और ये सिर्फ 10 सीट का मामला नहीं है, ये बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उसकी नजर में उत्तर भारत की 350 सीटें हैं। करता हूँ कि वे पद एवं गोपनीयता, ये कॉन्टेक्स्ट है रुबिका जी। तो इसलिए बीजेपी जो कुछ कर रही है वो लोकसभा चुनाव के लिए कर रही है। विधानसभा चुनाव मेरे ख्याल से उसमें जो मैसेज है आज, जो हेडलाइन है वो तो राष्ट्रीय हेडलाइन बन रही है ना, कि सैनी अब पूरा उत्तर भारत की बहुत बड़ी जाति है, प्रमुख जाति है। कुशवाहा, कोयरी, मौर्य, तमाम टाइटल्स लिखते हैं। आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर सैनी को लाकर उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग को जो है टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर को हटाकर क्या ये भूल है, ये संयोग है, ये प्रयोग है? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी अपने यहाँ नया नेतृत्व लगातार उभारती रहती है। अगर कोई भी जीवंत पार्टी है तो शिवराज सिंह चौहान हटे और मोहन यादव आए। शिवराज सिंह चौहान नेशनल पॉलिटिक्स में एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो ये तो कोई भी पार्टी जो जीवंत है, अगर मुर्दा पार्टी नहीं है तो नए नेताओं को मौका नहीं देगी। तो यूथ जो है वो कैसे उत्साह में रहेगा? जो नया नेता होगा उसके लिए मौके खुले होने चाहिए। ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि जो पुराना जो मतलब चावल है वो किनारे स्पेस दे और नया स्पेस, नए नेता सामने आए। मुझे बल्कि लगता है कि हरियाणा में अभी और ये किस तरह से कैबिनेट बना रहे हैं देखना चाहिए। और बीजेपी ने सोशल कोalition पिछले 2 चुनाव में अपने पक्ष में रखा है। तो अभी वो एक और प्रयोग के दौर में जा रही है पार्टी। तुहिन जी और दिलीप जी ये कह रहे हैं कि ये जो है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फैसला लिया गया है। लेकिन मैं तो कह रही हूँ ये जो सिरफुटअव्वल हो रही है उससे आप कैसे बचेंगे? हरियाणा में ऑल इज नॉट वेल। देखिए ये लोकसभा के मद्देनजर नहीं, अगले 5-10 साल के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि कोई भी निर्णय हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से लेते ही नहीं है। देखिए कांग्रेस की दुर्दशा आज ऐसी हो गई है कि ये कौशिक साहब को बार बार जो है गिनाना पड़ रहा है कि हमारे राजस्थान के एक नेता छोड़ के गए तो उसको इन्होंने लपक लिया। तो इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। ये तो ढूंढ कर कॉल कर करके खुशामद कर रहे हैं लोगों को कि प्लीज आप इस सीट से जो है लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए हमारे लिए। राहुल गांधी एक अज्ञानी व्यक्ति है। शायद अगर कौशिक जी उनको ना बताए तो वो 5 जातियों का नाम ही नहीं बता पाए, 5 पिछड़ी जातियों का नाम ही नहीं बता पाए। नया उनको शौक चढ़ा है जाति पॉलिटिक्स में घुसने का। वो बार बार सेंसस, कास्ट सेंसस की बात करते हैं। लेकिन जो 2 राज्य इनके पास थे, छत्तीसगढ़ के और कर्नाटक में, वहां कहा जाता है कि इन्होंने कास्ट सेंसस किया, लेकिन कास्ट सेंसस के नाम पर ऐसी लिपापोती की कि उसको सार्वजनिक करने में ये लोग शर्मा रहे थे।
तो देखिए हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। निरंतर पिछले 5-7 वर्षों में हमने पिछड़े समाजों का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में बढ़ाया है। 127 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 साल पहले पास हुआ था, उसमें हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी को स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से तय कर पाए कि कौन जो है उस राज्य में ओबीसी में क्वालिफाई होता है नहीं होता है। तो ये लैंडमार्क डिसीजन है, हमें कांग्रेस से कंपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। कौशिक साहब, वो अपनी लकीर लंबी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना? वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ढिंडोरा तो पीट लेते हैं, आप कथनी में तो सबसे अव्वल होते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तब ना तो आपकी वोटर लिस्ट में वो नजर आता है, ना उम्मीदवारों की लिस्ट में नजर आता है, ना ही आपके यहाँ पर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनमें वो चीज नजर आती। राहुल गांधी ने कितने ओबीसी को, और ये नाम मत लीजिएगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के अलावा आप मुझे बताइए, खड़गे जी को छोड़ के आप मुझे बताइए कितने ओबीसी जो हैं वो अव्वल जो है मैनेजर के पोस्ट पर या बड़े लेवल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं आपके पार्टी में। रूबिका जी, राहुल गांधी जी की सोच देश के सामने पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करके उनको अधिकार दिलाने की थी, और निश्चित तौर पर समय आएगा तो आपको ये सब चीजें कांग्रेस में भी देखने को मिलेंगी और हमारी सरकार के समय में देखने को मिलेंगी। सुनिए ना, जब सरकार आएगी तो समय भी आ जाएगा। अब ये सुन लीजिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी तो कहते थे कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। वो तो ये कहते थे वो एक ईमानदार पार्टी है। तो जिन लोगों को भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, आज हर भ्रष्ट और बेईमान आदमी को वो अपनी पार्टी भाजपा में लेते जा रहे हैं। यही कांग्रेस की कामयाबी का कारण बनेगा। भाजपा उन लोगों के बोझ से डूब जाएगी जिन पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाते थे और जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही थी। जनता इनसे पूछेगी कि भाई ये कल तक बेईमान थे, भ्रष्ट थे, और मोदी जी कहते थे अशोक चौहान जी जेल जाएंगे, फडणवीस कहते थे कि भाई अजीत पवार जेल में जाएंगे। आज वो लोग भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद बन गए। तो जो भाजपा के भ्रष्टाचार का विरोध करता है उसके पीछे सीबीआई ईडी लग जाती है। जो इनमें शामिल हो जाता है जाकर उसको एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट भाजपा दे देती है। तो ये लोग अपने ही बोझ से डूब जाएंगे। जब किसी पार्टी के सत्ताधारी दल के ऐसे बुरे दिन आ जाएं कि वो बाहर से आने वाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं को राज्यसभा दे दे, केंद्रीय मंत्री बना दे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर दे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का तो डूबना तय है। हरियाणा भाजपा में भी इनसे पीड़ित बहुत लोग हैं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे और बहुत लंबी फेहरिस्त है, हमारे पास डाटा मौजूद है। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए ना, गूंज में आप तो इन साहब को चैलेंज कर दीजिए कि विज साहब अगले चुनाव आपकी पार्टी से लड़ेंगे, कर दीजिए। नहीं सुनिए ना, हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी के काले कारनामे खुलेंगे। अरे क्यों, इसमें आपको आप खुद ही कह रहे हैं ना कि विज जी नाराज हैं और आपके संपर्क में बहुतेरे लोग हैं, हरियाणा में खेला होने वाला है, तो कीजिए ना चैलेंज कि अनिल विज जो हैं वो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे। कौशिक साहब, आप में भी इतना मानता, इतना दम है राजनीति में। हाँ, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, न केवल अनिल विज बल्कि और भी अनेक नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चाहे हमारे नेताओं को सीबीआई ईडी के झूठे कितने मुकदमों में फंसा लें, लेकिन फिर भी आज जनता की एक ही आवाज है। आ गया चैलेंज, और एकदम गारंटी वाला चैलेंज दे रहे हैं नेहरा जी, आप भी देख लीजिएगा। देखिए, हाँ तो जी 50 अगर आज यही चैलेंज कर दे आज आपके शो पर कि 50 सीटें पार कर देंगे, अर्धशतक लगा देंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस को 30-35 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में नहीं मिलने वाली है। जो ये बात कर रहे थे कि हमने अपने द्वार कांग्रेसियों के लिए खोल दिए, देखिए अगर हम वाकई अपने द्वार खोल दें ना तो 60-70% कांग्रेसी जो है वो इधर आ जाएंगे, लेकिन बहुत सीमित लोगों को काफ़ी विचार विमर्श के बाद हम ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत आज ऐसी है कि कांग्रेस छोड़कर लोग कहीं भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा उन्हें ले रही है या भाजपा की ओर ही वो आ रहे हैं, वो अजीत पवार जी की पार्टी में जा रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में आ रहे हैं। बस कांग्रेस छोड़कर उनका पलायन कांग्रेस से ऐसा हो गया है जैसे जब आपको याद होगा 3 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया था, तो अफगानी सिविलियंस किस तरह प्लेन पर कूद कूद कर भाग रहे थे, आज लोग इस तरह से कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। ये सत्य है।
जहां तक एक व्यक्ति का सवाल है जो महाराष्ट्र से एक बड़े नेता को हमने लिया था, देखिए वो कांग्रेस का कल्चर था। 15 साल पहले जो आरोप लगाए गए थे, तो जो कांग्रेस में था उनका तो एक कल्चर ही था।